हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 10 ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट आई विल ट्राई कि मैं इसे बहुत जल्दी अपलोड कर दूं आपके लिए। आते हैं हमारे चैप्टर 10 ऑफ हिस्ट्री 6 एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी, दैट इज ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें साउथ इंडिया के बारे में बताया गया। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स गोल्ड, स्पाइसेस, पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स। देन हमें रोम के बारे में बताते हैं। नाउ रोम वाज वैल्यूड फॉर इट्स पेपर। मतलब रोम में पेपर इतना वैल्यू रखता था दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना वैल्यू था पेपर का इन रोम, दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। नाउ साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले गए थे, which proves us as an evidence that there was trade going on between Rome and South at that time. BW means between. So South Indian Rome के trade के बारे में पता चलता है। Now there is a poem जो trade के बारे में बताती है, the goods that were brought into Puhar. Let me show you that. Swift prancing horses by sea and ships, bales of black pepper in carts, gems and gold born in the Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls of the southern seas and coals from the eastern oceans, the yield of the Ganga and the crops from the Kaveri, foodstuffs from Sri Lanka, pottery from Myanmar and the rare and rich imports. इस विषय में क्या बताती है? ये एक संगम पोम में बताते हैं that how much goods were brought into Puhar. Puhar is an important city. So ये सब चीजें हमें उस टाइम के ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। Let's move on to our notes. Now there are sea routes, that is Arabian Sea and Bay of Bengal. Now sea routes बहुत important है for trade. Why? Because they can get an advantage of monsoon winds. Like if you want to go from East Africa or Arabia to western coast, तो वो लोग सेल करते थे to साउथ वेस्ट मानसून। वाई? बिकॉज मानसून विंड्स उनको सी को क्रॉस करने में मदद करता था। विंड्स के वजह से वो सी बहुत जल्दी क्रॉस कर पाते थे, तो देयरफॉर सी रूट्स ट्रेड के लिए एक बहुत एडवांटेजियस ऑप्शन थे। Let's move ahead. Now the most fertile river in south, S means south, that is Kaveri. Now Muvendar is a Tamil word which means three chiefs. Muvendar एक ऐसा तमिल word इसका मतलब क्या है? Three chiefs. It was used for the heads of three ruling families. Now who were the ruling families? That was Cholas, Cheras and Pandavas, which were really powerful at that time. That is around 2300 years ago की पहले की बात है। So Muvendar एक तमिल word है जो three ruling chiefs के लिए use किया जाता था। Now each these three chiefs had two centers of power. One is in inland and one is at coast. तो तीनों रूलिंग chiefs के पास दो दो centers of power हुआ करते थे, which means total कितने हो गए? 6 हो गए। So of these 6 cities, there were two most important cities, that is Puhar और Kaveri Pattanam, and the second is Madurai, that is the capital of Pandyas. So Puhar और कावेरी पत्तनम क्या है? पोर्ट ऑफ चोलास है। आपको ए लग रहा है, इट्स नॉट ए, इट्स पोर्ट, ओ है ये, पोर्ट ऑफ चोलास, दैट इज पुहार और कावेरी पत्तनम। द सेकंड इंपॉर्टेंट सिटी वाज मदुरा, दैट इज द कैपिटल ऑफ पांड्यास। अब हम आते हैं चीफ्स के बारे में। चीफ्स कैसे थे, क्या करते थे, क्या काम करते थे, हम उनके बारे में हम जानेंगे। Now, they did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gifts from people. They went on military expeditions. They collected tribute from the neighboring areas. तो चीफ्स जो थे, क्या होता है, यूजली किंगडम में टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम पीपल। नाउ इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने टैक्सेस कलेक्ट ही नहीं किया, इन्होंने इंस्टेड ऑफ दैट दे कलेक्टेड ट्रिब्यूट और गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। ना इनको जो वेल्थ मिलती थी, यूज टू अपने लिए थोड़ा रखते थे, एंड बाकी सब किसके लिए? सपोर्टर्स, फैमिली एंड पोएट्स के लिए। इवन द पोएट्स हु यूज्ड टू राइट इन द प्रेज ऑफ ट्रीज, उनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते थे। फॉर एग्जांपल स्टोन, गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट, चैरियट्स एंड पैंडल, सब जैसा रिवॉर्ड मिलते थे टू पोएट्स। सो दिस वाज अ लिटिल समरी अबाउट चीफ्स कि वो कैसे रूल करते थे। Now, after these three ruling chiefs, एक डायनेस्टी है, that is Satavahanas. It came around 200 years later. मतलब ये थ्री चीफ्स के रूल के 200 year later बाद, 200 साल बाद की बात, एक डायनेस्टी है, that is known as Satavahanas, which was really powerful, which became powerful at that time, जिसके पास वेस्टर्न इंडिया है। वेस्टर्न इंडिया में there was this dynasty जो became very powerful. WI means Western India. So Satavahanas में सबसे important ruler कौन से? That is गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। Now गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी, हम उनके बारे में जानते कैसे हैं? We know about him through an inscription that was composed on the behalf of his mother, that is गौतमी बालाश्री। तो गौतमी बालाश्री जो है, उनके बिहाफ पे एक इंस्क्रिप्शन कंपोज किया, जिसकी वजह से हमें गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी के बारे में हम जानते हैं। He was the most powerful ruler of Satavahanas. Now गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी and the other rulers, उन सबको क्या बुलाया जाता है? वो known as the lords of दक्षिणपथ। दक्षिणपथ मतलब क्या होता है? पथ, पथ means path, that is the route, and dakshin means south.
So Dakshinapat means route to south. Now this was the name which was used for the whole southern region. यहाँ पे SS का मतलब south और यहाँ पे southern है. So गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी और other rulers को क्या बोलते थे लोग? That is the lords of Dakshinapat. Now he had sent armies to eastern, western and southern coast. मतलब वो पूरा world conquer करना चाहते थे. So he had sent his armies to eastern, western and southern coast. So this was a little something about the Satavahanas dynasty that became powerful in western India. उनके western India में थे. Now we come upon trade of silk. Now silk उस टाइम पे एक बहुत valued fabric माना जाता था. Why? Because silk को बनाने के लिए there was a really complicated process to be followed. Now जो raw silk है उसे पहले extract करना पड़ता था from the cocoons of silkworms. Then it was spun into thread. Then it is woven into cloth. So this was the process which was to be followed to make silk. Now techniques of making silk जो है सबसे पहले इन्वेंट कहाँ थे? It was invented in China. That is around 7,000 years ago. Silk बनाने की technique it was first invented in China. So जो China से क्या होता था, जो लोग है from distant lands used to go China and bring silk from there on their foot, on horseback or camels. तो जो path वो follow करते थे to bring silk, that path came to be known as silk route. So इस नाम से famous होने लगा कि जहाँ से लोग सिल्क लाते थे on their foot, horseback and camels, उस path को हम silk route बोलने लगे. Now Chinese rulers they sent gifts of silk to Iran and West Asia rulers. Obviously China में silk बना पहली बार, so they used to send gifts of silk to Iran and West Asia rulers. Now we talk about Rome. Now Rome में एक fashion आया of wearing silk that is around 2000 years ago. Now silk actually was really expensive. Why? Because silk लाने के लिए बहुत सारे dangers उठाने पड़ते थे. Silk जो एक dangerous road से आता था, mountains और deserts cross करने पड़ते थे in order to bring silk and therefore it was really expensive to afford. Now MTS means mountains है यहाँ पे. So Rome में silk पहनने का एक fashion आया which was really expensive. अब जितने भी kings थे, they wanted to control the silk route. Why? Because इसकी वजह से they could get benefit from the taxes, tributes or gifts. मतलब उनको benefit मिल सकता था by controlling the silk route. By protecting the traders from robbers, वो क्या benefit होता था उनको कि वो tax benefits मिलते थे. They used to get tributes and gifts and therefore kings wanted to control that silk route. Now the best known ruler जिन्होंने silk route को बहुत अच्छे से control किया, the best known ruler who controlled silk route was Kushanas, जिनके control में basically Central Asia, Northwest India में था पूरा. NWA means Northwest India. So Kushanas came around 2000 years ago and they were the best known ruler जिन्होंने silk route को control किया था. Kushanas के major power क्या था? Major power centers जो थे पेशावर and Mathura and Taxila was included after some time. So these are the three major power centers of Kushanas. Now during their rule what happened? During their rule silk route जो वो extend कर गया था from Central Asia to seaports. जो इंडस में इंडस के सी पोर्ट्स में got extended from Central Asia to the seaports of Indus. और वही seaports से silk also got shipped towards Rome, that is westwards. मतलब westwards वहीं से silk जो seaport से ship होता था towards Rome. So उनके रूल पे ये सब चीजें जो थी एक नई चीज आई थी that it got extended, that it used to also get shipped towards Rome. And during their time only, earliest gold coins were used by the traders along the Silk Route. So Kushanas were really powerful at that time. उनके टाइम पे Silk Route extend हुआ, वो सबसे gold coins use करते हैं, सबसे earliest gold coins that were used by the traders along the Silk Route. Now we come to know about the most famous ruler of Kushana, जिनका नाम क्या है? Kanishka. So now Kanishka is the most famous ruler of Kushana, जिन्होंने organize करे थे Buddhist council, जहाँ पे scholars meet करते थे, important matters पे discussions करते थे. Now, the second point हमें बताता है about Ashwagosha. Now, Ashwagosha, he had composed biography on the life of Buddha, which is known as the Buddha Charita. And he used to live in the court of Kanishka, the most famous ruler of Kushana. So you can see that कैसे लोग एक दूसरे से link करे हुए हैं, right? So Ashwagosha used to live in the court of Kanishka, which is the most famous ruler of Kushana, and he had composed biography on the life of Buddha, that is known as the Buddha Charita. Now Ashwagosha and the other Buddhist scholars जो है, they began writing in Sanskrit at that time. अब हम आते हैं बुद्धिज्म के बारे में. Now महायाना बुद्धिज्म. महायाना बुद्धिज्म क्या है? This is a new form of Buddhism. इसके दो new features आए थे. So what were those features? सबसे पहला feature मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है. सबसे पहला feature क्या है? That earlier क्या होता था? In order to feel the Buddha's presence, there was sculpture. And उसमें science के द्वारा we used to feel the Buddha's presence. Science के द्वारा कैसे? For example, if you want to show enlightenment,
सो पीपल ट्री का साइन होता था फॉर एग्जाम्पल, वाई बिकॉज बुद्धा जी ने पीपल ट्री के नीचे एनलाइटमेंट अटेन किया था. So in order to feel their presence, there were signs of people tree in sculpture. But now what happened? Now statues of Buddha started. मतलब statues of Buddha बनना शुरू हो गए थे, and it was made in Mathura and Taxila. So instead of making signs in sculpture, अब क्या हुआ? Directly statues of Buddha बनना शुरू हुए, which were made in Mathura and Taxila. This was something new, and therefore ये new form of Buddhism के अंदर आया, a new feature. सेकेंड फीचर क्या था? बिलीफ इन बोधिसत्वास. ना बोधिसत्वास जो है वो एक ऐसे पर्सन जो एनलाइटमेंट अटेन करते हैं. सो ऐसे कि बेसिकली बिलीफ इन बोधिसत्वास जो है उसमें माना जाता है that the persons who attained enlightenment, they go in isolation and meditate in peace. Now, this was the only thing that was done before that time. लेकिन अब क्या हुआ? Now people changed. ये एक न्यू फीचर है that now they did not go for this solution, did not isolate themselves and meditate in peace. Other than that, what they did, that they remain in the world to teach others about enlightenment. मतलब instead of going themselves into isolation and meditation in peace, वो खुद ही वर्ल्ड में रह के दूसरों को पढ़ाने लगे. So this was something new. This was a change in belief in bodhisattva. So these two features which came as new, उन्होंने एक new form of Buddhism create किया, which is known as the Mahayana Buddhism. ना बोधिसत्वास का जो वर्शिप है वो बहुत जगह तक फैला. फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ तक बुद्धिज्म फैला हुआ था. ना बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म के जो केव्स है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के जो केव्स बनते थे यूजुअली वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया में बनते थे. ये जितने भी केव्स थे वो मेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स. जो प्रॉस्परस पोर्ट की जो रोड्स है दैट व्हिच वर इन डेक्कन, वो इस पास से रन करते थे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केव्स बनते थे इन पासेस के पास, जहाँ पे पोर्ट के रोड्स जो है वो इसी पासेस से गुजरते थे. सो यहाँ पे केव्स बनते थे. लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट. अब आता है हमारे बुद्धिज्म के बारे में. नाउ बुद्धिज्म जो है, जब हम साउथ ईस्ट एरिया में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पे अभी भी ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, इज नोन एज थेरावादा बुद्धिज्म. मतलब अभी जो न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है दैट इज महायाना बुद्धिज्म, इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था. वाई? बिकॉज इट वॉज अ न्यू फॉर्म, इट ग्रेजुअली टुक टाइम कि न्यू फॉर्म बुद्धिज्म को फॉलो किया जाए. ठीक है, ये सब एरियाज में अभी भी ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ही फॉलो होता है, दैट इज नोन एज अ थेरावादा बुद्धिज्म. अब हम आते हैं पिलग्रिम्स के बारे में. ना हुआ पिलग्रिम्स, men and women who undertake journeys to holy places in order to worship. कोई भी लोग जो है जब वो एक जर्नी पे जाते हैं टू होली प्लेसेस टू वर्शिप देयर, ठीक है, ऑफर वर्शिप ऑफर करने के लिए, दे पर्टिकुलर पीपल आर नोन एज पिलग्रिम्स. सो नाउ इंडिया में बहुत सारे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आते हैं जो लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में जानना चाहते थे. उनके नाम क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल फार्शियान जो 1600 ईयर्स अगो पहले आए थे. देन जुआनजांग दैट इज 1400 ईयर्स अगो पहले आए थे. देन इक्विंग जो 50 ईयर्स आफ्टर जुआनजांग केम, मतलब उनके 50 साल, मतलब इनके 50 साल के बाद आने के बाद इक्विंग आए थे. सो दीज थ्री चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे, दे केम टू इंडिया टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा. मतलब आप देख सकते हो कि चाइनीज लोग भी कितना इंटरेस्टेड थे इन नोइंग अबाउट बुद्धिज्म एंड लाइफ ऑफ बुद्धा. Now what happened? These three Chinese Buddhist sisters each left the account of their journey. Each left the account of their journey, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्या क्या उन्होंने फेस किया था. The dangers on travels and what books they carried back. तो इन्होंने क्या किया था? लिखा था अपना सारा एक्सपीरियंस, and therefore we know about them. मतलब अदरवाइज हमको पता ही नहीं चलता, राइट? सो अब हम पता करेंगे कि जब वो चाइना की तरफ वापस गए थे, फ्रॉम देयर इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया टू चाइना, सारी चीजें लेके द स्टैचूस ऑफ बुद्धा मैनस्क्रिप्ट्स, तो उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए वो सब उन्होंने लिखे हैं. ना स्वानजैंग जब वो वापस चाइना जा रहे थे, ही हैड टेकन अ लैंड रूट टू चाइना, जो नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया की तरफ से जाता था. He had carried statues of Buddha which were made up of gold, silver and sandalwood. He had also taken 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses. So मतलब वो इतनी सारी चीजें अपने साथ लेके गए थे, statues लेके गए थे, 600 manuscripts लेके गए थे. Now out of these 50 manuscripts got lost. Why? Because जो boat इंडस को क्रॉस कर रही थी that capsized. इसकी वजह से उनके 50 manuscripts lost हो गए थे. And Songzang, he had spent his whole life in converting these manuscripts from Sanskrit to Chinese. So you can imagine कि वो कितना ज़्यादा curious थे about knowing about Buddhism. Then we come on the another Chinese Buddhist pilgrim, that is Faxian returned to China. Now Faxian returned to China, उन्होंने journey ली थी from Bengal to China from a ship. ये बंगाल लिखा हुआ है, BNGAL है वो.
सो बंगाल टू चाइना वो एक शिप के थ्रू गए थे ना, और क्या होता जब वो शिप पे थे स्टॉर्म आ गया था, एंड देयरफॉर टू लाइटन द लोड ऑफ द शिप, जो सेलर्स ने बहुत कुछ पानी में फेंक दिया था। फारसिया ने अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स तक फेंक दिए थे, पर उन्होंने अपने बुक्स और बुद्धा के स्टैचूज नहीं फेंके। सो यू कैन इमेजिन कि वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। जो स्टॉर्म था वो आफ्टर 13 डेज सबसाइड हो चुका था। सो दिस वाज अ स्ट्रगल व्हिच वाज फेस्ड बाय फारसियान व्हेन ही वाज रिटर्निंग टू चाइना फ्रॉम इंडिया। नाउ अब हमें एक एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है अबाउट स्वानजैंग। उन्होंने क्या, उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने जब एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री गए थे वो, तो उन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया, इज रिटन दैट। तो हम उनके एक्सपीरियंस से पढ़ रहे हैं कि उन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में क्या क्या देखा। नाउ इन नालंदा विच इज इन बिहार, वहां पे एक फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। स्वानजैंग ने डिस्क्राइब किया था उन्होंने वहां पे क्या क्या देखा। He had seen the teachers that were men who had ability and talent. They followed the teachings of Buddha. There were strict rules of monastery. वहाँ पे डिस्कशंस होते थे एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। दिस वाज समथिंग अ लिटिल स्मॉल समरी कि उन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या एक्सपीरियंस किया और क्या क्या देखा, विच वाज, सो ये सब चीजें थी ज़ुआनज़ांग ने लिखी थी, जिसकी वजह से हमें आज पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था। नाउ एक टाइम आता है जब वर्शिप ऑफ डीटीज होना शुरू हुआ, विच कम्स अंडर लेटर हिंदुइज्म। भगवान शिवा, भगवान विष्णु एंड भगवान दुर्गा, ये तीनों भगवान के नाम है, एंड दे वर वर्शिप थ्रू भक्ति। नाउ व्हाट इज भक्ति? भक्ति इज एक्चुअली अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज हर चोजन डीटी। सो क्या होता है, सपोज एक इंसान है, वो अपने एक खुद के चोजन डीटी चूज करता है एंड उनके प्रति, उस डीटी के प्रति जो उनका डिवोशन, दैट इज टर्म्ड एज भक्ति। Bhakti is taken from a Sanskrit word that is bhaj, which means to divide or share. It is a two-way relationship between deity and devotee. तो भक्ति क्या है? It is a two-way relationship है किसके बीच? The deity and the devotee. Now bhakti is directed towards Bhagavad, that is God. भगवत मतलब क्या होता है कि वो it shares भाग means good fortune or bliss. ना ये लाइन समझने के लिए मैंने क्या किया है, टेक्स्ट बुक से कोटेड लाइन लिखी which is really beautiful, वो मैं अच्छे से समझाएगा that what is भक्ति. भक्त that is भागवत shares his her chosen deities भाग। मतलब क्या होता है, दैट जो भक्त है वो जो डीटी को चूज कर रहा है उस डीटी के भाग को वो शेयर कर रहा है, मतलब उस डीटी के गुड फॉर्च्यून ऑफ ब्लिस को वो शेयर कर रहा है भगवान के साथ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग ऑफ भक्ति, कि कैसे आप किसी डीटी से जुड़ रहे हो और उस डीटी की गुड फॉर्च्यून ऑफ ब्लिस को एक एक भाग बन रहे हो, उस शेयर का एक भाग बन रहे हो। So this was something directed towards bhakti and the true meaning of bhakti. Let's move ahead. Now Bhagavad Gita. I hope all of you have heard this name. Bhagavad Gita एक बहुत हिंदूज की एक सेक्रेट बुक है। भगवद गीता में बहुत सारे टीचिंग्स है, ये सिर्फ एक बुक ही नहीं है, अल्टीमेट गाइड है टू लाइफ, राइट। इसमें लॉर्ड कृष्णा, वी ऑल नो अबाउट लॉर्ड कृष्णा, वो अर्जुन से कहते हैं टू अबैंडन ऑल हिज धर्मास एंड टेक रेफ्यूज इन हिम। सो बेसिकली भगवान अपने भक्त से बोले दैट ही शुड अबैंडन ऑल हिज धर्मास एंड टेक रेफ्यूज इन हिम। इसमें बहुत सारी और भी टीचिंग्स है। Next point says a poem that is written by a bhakt named Apar, a devotee of Shiva. Let's move on to that. This is a poem written by a bhakt who is a devotee of Shiva named as Apar. उन्होंने तमिल में लिखी थी ये poem. अब ये poem read कर सकते हो. The leper with rotting limbs, and then इन्होंने देखिए लास्ट में लिखा है of whom who shelters the Ganga in his long hair. आप जानते हैं कि शिव भगवान के जटाओं में in his long hair गंगा रिवर बहती है. I worship them, they are gods to me. So basically वो पोम के थ्रू अपना डिवोशन अपने डीटी के प्रति दिखा रहे हैं. So this is a very beautiful poem which is written in Tamil, और यहाँ पे हमें हल्का सा उनका इंग्लिश टेक्स्ट दिया हुआ है. Let's move on to our notes now. अब हम पता करेंगे द मीनिंग ऑफ हिंदू वर्ड. हिंदू वर्ड कहाँ से आया? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस. इंडस रिवर का नाम है, वी ऑल नो दैट, राइट. नाउ हिंदू इज अ वर्ड व्हिच वाज यूज्ड बाय अरब्स एंड इरानियंस टू रेफर टू अ पीपल लिविंग टू द ईस्ट ऑफ द रिवर. सो हिंदू जो है इंडस रिवर से डिराइव किया हुआ वर्ड है. अरब्स और इरानियंस ने ये वर्ड यूज किया था टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल जो ईस्ट ऑफ इंडस रिवर पे रहते थे. देयरफॉर दिस वर्ड केम. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया, कि इंडिया में चीजें क्या थी, कौन बाहर से इंडिया आया, व्हाट हैपेंड. अब हम क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ेंगे. नाउ क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया, दैट इज अराउंड 2000 years ago. जीसस क्राइस्ट जो आप जानते हैं ये भगवान है हमारे क्रिश्चियंस के. जीसस क्राइस्ट ही वाज born in Bethlehem, a part of Roman Empire.
नाउ क्राइस्ट की बहुत सारे टीचिंग्स है विच आर रिटन इन बाइबल. ये पॉइंट्स को मैंने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करी है. उसमें मर्सी, प्योरिटी, पीस मेकर्स को सन्स ऑफ गॉड कहा गया है. सर इन चीजों के बारे में हमें टीचिंग्स दी विच इज नोन एज द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट रिटन इन बाइबल. And the last point is Christians of Kerala who are known as Syrian Christians. उन्हें Syrian Christians क्यों बोला जाता है? Because they are from West Asia. Syrian Christians जो है they are the oldest Christian communities in the world. मतलब Syrian Christians जो है सबसे oldest community है world की. So these are the Christians of Kerala and this was something about Christianity. A little summary about Christianity. I hope आपको पूरा chapter समझ आया हो. आपको कोई भी doubts हो please मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा. आई होप आपको चैप्टर 10 ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी मेरे शॉर्ट नोट से समझ आया हो. आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मुझे थोड़े बहुत डाउट्स आए हैं जिनका मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का एंड वीडियो बनाने का एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे रोज़ की नोटिफिकेशंस आपके पास आने के लिए.